अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड की होम सीरीज़, इंग्लैंड की होम सीरीज़ और वर्ल्ड T20 के लिए स्क्वाड का ऐलान 6 सितंबर को मुतवक्के है। आज के प्रोग्राम में मेनली इसी टॉपिक पे बात होगी कि पाकिस्तान के जो ये तीनों अहम स्क्वाड हैं, स्पेशली वर्ल्ड T20 का स्क्वाड, उसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि इस पर चेयरमैन PCB एहसान मानी साहब की मुद्दत तो ख़त्म हो चुकी है। नए चेयरमैन का इंतखाब होना है 13 सितंबर को, लेकिन टीम अनाउंस हो रही 6 सितंबर को। सो एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, बट क्या चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम एक बेहतरीन टीम तश्कील दे पाएंगे जो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में और फिर वर्ल्ड T20 में जो है वो कामयाबी दिला सके। साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी पार्ट में बात करेंगे पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन वर्सेस पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। ये दोनों इदारे पाकिस्तान में खेलों की तरक्की और तमाम मामलात पर जो है वो मजाज इदारे हैं, लेकिन इनकी आपस की लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि एक दूसरे के खिलाफ प्रेस रिलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जाए। पता नहीं जब ये दोनों आपस में लड़ने से फुर्सत मिलेगी तो शायद ही फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स की बारी आएगी। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रीप्ले हेडलाइंस। काफ़ी हैपनिंग है स्पोर्ट्स में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आप देख रहे हैं स्पेशली दुनिया फुटबॉल में। पहले मेसी का ट्रांसफ़र और उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हवाले से पुराने में कल ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आज हमारा फोकस है पाकिस्तान का स्क्वाड फॉर वर्ल्ड T20 और ये एक आलमी कप पाकिस्तान जिसमें पाकिस्तान 2009 का फातेह रहा है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान से कोई वर्ल्ड T20 नहीं जीत सका। पुरान में इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें लाहौर में हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर अबू बकर बिलाल, और कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब भी टेलीफोन लाइन पे। अबू बकर, पहले आपसे बात करता हूँ। 6 सितंबर की खबर आ रही है, लेकिन जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था कि चेयरमैन एहसान मानी साहब तो चलें अब घर जा चुकी हैं, उनकी एक्सटेंशन नहीं हुई। नए चेयरमैन जनाब आ रहे 13 सितंबर को। कभी ऐसा हुआ है अबू बकर, आप इतने अरसे से लाहौर में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मुझे तो याद नहीं कराची बैठ के, कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड एक कहते हैं ना परमानेंट चेयरमैन की मौजूदगी के बगैर हो रहा हो, और 6 सितंबर को गालिबन खबर आ रही है, आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। 6 सितंबर को ही हमारी इतलात तो यही है कि टीम अनाउंसमेंट हो रही है, और ये एक स्क्वाड नहीं बल्कि 3 स्क्वाड अनाउंस होंगे। एक तो न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI स्क्वाड अनाउंस होगा, T20 स्क्वाड अनाउंस होगा, और इसी दिन ही वर्ल्ड कप स्क्वाड की भी इतलात हैं कि जो स्क्वाड न्यूजीलैंड के खिलाफ सेलेक्ट किया जाएगा वही वर्ल्ड कप खेलेगा। तो इतलात तो यही है, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि इससे पहले कभी चेयरमैन की अदम मौजूदगी के अंदर स्क्वाड अनाउंस हुआ हो। हालांकि हमेशा ही लास्ट टाइम जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था और सरफराज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके साथ बिल्कुल एहसान मानी बैठे हुए थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी शरीक थे, लेकिन ये पहली दफ़ा हो रहा है कि विदाउट चेयरमैन ये स्क्वाड अनाउंस होंगे। अब ऐसा ही है। ठीक है, शाहिद हाशमी साहब ने भी टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। शाहिद साहब, 6 सितंबर को जो खबरें आ रही हैं, एक आध दिन चले आगे पीछे हो जाए, लेकिन खबर तो यही है ना कि वर्ल्ड T20 का स्क्वाड इस वक्त अनाउंस होगा जब आपके जो चेयरमैन हैं नए, उन्होंने भी हल्फ नहीं उठाया होगा या अपने ओहदे का चार्ज नहीं संभाला होगा। एहसान मानी साहब तो घर जा चुके हैं। ठीक है, आइन के तहत वाइस चेयरमैन या एक एक्टिंग चेयरमैन होता है, लेकिन क्या ये आइडियल सिचुएशन है? क्या ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो गया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम के कंधों पर है, लेकिन उनके ऊपर जो बॉस होना चाहिए, जैसे कि चेयरमैन हमेशा होते हैं, उनके साइन होते हैं, फिर वो आगे चल के हम उनसे पूछ सकते हैं, आप और मैं तबसरों में बात कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी। कुछ डिफरेंट सिचुएशन है ये? जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें PCB का, तो चीफ एग्जीक्यूटिव इंटरिम चेयरमैन होता है उस वक्त तक जब तक नया चेयरमैन मुंतखब नहीं हो जाता, इलेक्ट नहीं हो जाता। तो चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान है, वो एक्टिंग चेयरमैन है, और फिर बस जब अगर रमीज राजा ने आना है तो यकीनन रमीज राजा से उनकी इनपुट भी ली जाएगी, और जब वो इनपुट देंगे तो जाहिर है वो फिर उसकी जिम्मेदारी भी लेंगे। और मोहम्मद वसीम जब इन टीमों का ऐलान करेंगे, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हो रही है, इंग्लैंड के खिलाफ भी हो रही है, और T20 वर्ल्ड कप के लिए हो रही है, तो यकीनन रमीज राजा से इनपुट लिया जाए। ठीक है शाहिद भाई, जो आपने जैसे फरमाया, ठीक है एक्टिंग चेयरमैन वाली बात ठीक है, लेकिन जो कि एक्टिंग चेयरमैन इस वक्त जो है पता नहीं उनका अपना फ्यूचर क्या हो, तो इस हवाले से जो सिचुएशन है मुझे लग रहा है आगे चल के, जैसे शाहिद आफरीदी ने कल कहा एक मीडिया टॉक में, कि ना तो हमें ये पता होगा कि ये टीम किसकी मर्जी सेलेक्ट हुई, कोई इसको ऑफिशियली ओन तो नहीं करेगा, ना तो मानी साहब ना रमीज राजा ऑफिशियली तो ना वो ओन कर सकते हैं इसको, चूँकि उनका तो अभी ओहदा शुरू नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ शाहिद भाई, तो ये जो सिनेरियो है ये वर्ल्ड T20 के लिहाज से सिलेक्शन का, आप क्या समझते हैं? कुछ सरप्राइजेस हो सकेंगे? क्या आपको लगता है इस टीम में क्या एलिमेंट्स होंगे? नहीं, वही प्लेयर होंगे जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलेंगे। 5 T20 मैचों की सीरीज है, फिर 2 T20 मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ हैं, ऑलमोस्ट वही 15 जो जहन में होंगे। आप 7 खिलाड़ी एक्स्ट्रा अनाउंस कर सकते हैं जो आपके सब्स्टिट्यूट होंगे, जो आपके ट्रैवल भी कर सकते हैं अगर आप अपनी परमिशन लें। और बहुत सी खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि 4 से 5 प्लेयर किसी भी अपने खर्चे पर
T20 वर्ल्ड कप के लिए भेजेगा। सबसे अच्छी चीज़ ये कि क्वारंटाइन नहीं होगा इंशाल्लाह यूएई में, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा प्लेयर लेके जाएं, आप यहाँ से प्लेयर भी भेज सकते हैं। और यूएई का इतना फासला नहीं है जितना पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का है, तो आप किसी भी वक्त कोई भी सब्स्टिट्यूट प्लेयर भेज सकते हैं। लेकिन 7 प्लेयर सब्स्टिट्यूट आप अनाउंस करेंगे। 10 अक्टूबर तक आपने अपने 15 देने हैं। 10 अक्टूबर के बाद भी आप किसी वजह पे, कोई सॉलिड वजह होती है, तो आप अपने स्क्वाड में 15 के रद्दोबदल कर सकते हैं। तो ऐसी अब वो इतनी रेलिवेंट चीज़ें नहीं रही। और जहाँ तक ओन करने की बात है तो मोहम्मद वसीम है चीफ सेलेक्टर हैं, उनके साथ जो रीजनल कोचेज हैं वो जिम्मेदारी लेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी लेंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर इसकी अप्रूवल देगा और फिर नए चेयरमैन से जब अगर उनका इनपुट लिया जाएगा तो वो भी इसकी जिम्मेदारी लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा और या ये किसी की यतीम टीम है, ये पाकिस्तान की टीम होगी और इसमें सब लोगों का इनपुट शामिल होगा। ठीक है, शायद भी अबूबकर मौजूद रहेगा। प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करें, न्यूज़ ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर यकीन तौर पर बात करेंगे। काफ़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की T20 टीम में। अनफॉर्चुनेटली वेस्ट इंडीज़ के अंदर बारिश हुई, इंग्लैंड में शिकस्त हो गई थी, अफगानिस्तान की सीरीज़ हो नहीं सकी, तो अब न्यूजीलैंड की सीरीज़ जिसमें हम टीम तो अनाउंस कर रहे हैं लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं है। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट जहां हमें अभी बहुत सोच विचार की ज़रूरत है, अपने दोनों गेस्ट से बात करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान जो होम सीरीज़ होनी उसके हवाले से बड़ी अहम अपडेट आई। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेसन जो कि इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद हैं, पाकिस्तान में सीरीज़ में आकर वो कप्तानी करेंगे, उन्होंने भी इस चीज़ की ऑफिशियली तस्दीक कर दी कि उनकी क्रिकेट बोर्ड ने तमाम खिलाड़ियों को क्लियरेंस दे दी और न्यूजीलैंड की टीम प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान पहुँचेगी। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इस सीरीज़ की कन्फर्मेशन की, फिर मजीद अबूबकर से बात करते हैं। तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, 18 साल के बाद न्यूजीलैंड आएगी। शाहिद भाई पहले आपसे बात करते हैं, फिर अबूबकर के पास भी आएंगे। शाहिद भाई, यकीनी तौर पर न्यूजीलैंड का आना वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के लिए दोहरी खुशी है। एक तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को एक बड़ी टीम होस्ट करने को मिल रही है, दूसरा वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए एक ऐसी टीम, बेशक उसके मेन खिलाड़ी नहीं है लेकिन बहुत जाने जाते हैं अपनी स्किल्स के लिए, बहुत डेवलपिंग उनके प्लेयर्स हैं। तो आई थिंक ज़बरदस्त चीज़ है कि पाकिस्तान में जो हम कह रहे थे ना ट्रू क्रिकेट का रिवाइवल, वो माशाल्लाह होने जा रहा है। और न्यूजीलैंड क्रिकेट ने ऑलमोस्ट कंफर्म भी कर दिया और सिक्योरिटी रिपोर्ट उनके हिसाब से इत्मीनान बख्श है। और न्यूजीलैंड मीडिया तो ये कह रहा है कि अब न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने एक तरफ बांग्लादेश पे और एक तरफ पाकिस्तान पे फोकस करना शुरू कर दिया। तो अच्छी चीज़ है, जाहिर है एक बड़ी टीम है, वो उनके बड़े प्लेयर्स नहीं आ रहे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइवल की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और अल्लाह करे कि हालात अच्छे रहें, फिर इंग्लैंड आएगी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने आना है, उससे पहले लिमिटेड ओवर सीरीज खेलने के लिए वेस्ट इंडीज ने आना है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, ग्रेजुअली पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है और न्यूजीलैंड का आना यकीनन खुशाइंद होगा। ठीक है, शायद भी हमारे साथ मौजूद रहेगा। अबूबकर, जब हम बात करें पीसीबी के बेशक मामला पे थोड़े से हम तनकीद कर सकते हैं, जो भी मामला हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इंटरनेशनली हमने वो तमाम चीज़ें अचीव करना शुरू कर दी हैं, जैसे क्रेडिट नजम सेठी साहब, शहरियार साहब, एहसान मानी, वसीम खान, सबको जाता है क्योंकि कंटिन्यूटी और फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, ये सबकी मुश्तरका मेहनत है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ, ठीक है टीम मोहम्मद वसीम ज़रूर अनाउंस कर रहे हैं और मिसबाउल हक मौजूद होंगे एज अ हेड कोच इस वर्ल्ड T20 के अंदर, लेकिन फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, क्या खबरें गर्दिश में हैं? क्योंकि अगर रमीज राजा साहब के पुराने यूट्यूब क्लिप देखें तो फिर तो लगता है कि हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, लेकिन चूँकि वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी या बुरी कारकर्दगी, आई थिंक दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इस रिगार्ड में। बिल्कुल ऐसे ही है, परफॉर्मेंस तो बहुत डिपेंड करेगी, बट कुछ ना कुछ अब बातें शुरू होगी कि तब्दीलियों की कुछ, क्योंकि आपको पता है एहसान मानी के दौर के अंदर सिर्फ एक चीज़ के अंदर तब्दील नहीं की, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपका तब्दील हुआ, आपका सिलेक्शन कमेटी का जो तरीक़ाकार था, जो कमेटी थी, उसको तब्दील किया गया और एसोसिएशंस के जो कोचेस थे उनको सिलेक्शन कमेटी का रुकन बनाया गया और उनके ऊपर एक चीफ सिलेक्टर बनाया गया। तो मेरी इतला यही है कि ये जो निज़ाम चल रहा था इसमें कहीं ना कहीं तब्दीली ज़रूर होगी। रमीज राजा ने अपने हलकों में इस हवाले से गुफ्तगू भी करना शुरू कर दी है और वो यही चाहते हैं हमारे ज़राए के मुताबिक कि एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी हो जिस तरह पहले काम करती थी, तमाम एसोसिएशन के जो कोचेज़ हैं वो उनको जवाबदेही करें उनके आगे, और इसके साथ साथ जो सिलेक्शन कमेटी के रुकन होंगे वो तमाम डोमेस्टिक इवेंट्स के अंदर दिखाई देंगे, नजर आएंगे, वहाँ की परफॉर्मेंसेस को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये कोचेस वाली चल रही थी अबूबकर, वो चेंज होने जा रही है, नया स्ट्रक्चर आने वाला है। मेरी इतला यही है कि जो नया स्ट्रक्चर एक आने वाला है और जो दोबारा पहले चल रहा था जिसके अंदर एक बड़ा नामवर कोई क्रिकेटर होगा जिसको हेड बनाया जाएगा, उसके नीचे इंडिपेंडेंट मेंबर्स दिए जाएंगे और वो सिलेक्शन कमेटी दोबारा
फाल हो कि जो ये इस वक्त चल रही थी इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि शायद रमीज राजा आने के बाद जो है वो तब्दीली करेंगे। दूसरी बात आपने वर्ल्ड कप की ऑब्वियसली वर्ल्ड कप इस वक्त बहुत नज़दीक है, वर्ल्ड कप से पहले कुछ चेंजिंग नहीं हो सकती। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये ऑब्वियसली वसीम खान इसके जवाबदेह होंगे, हेड कोच मिसबाहुल हक इस वर्ल्ड कप के रिजल्ट्स के जवाबदेह होंगे, लेकिन रमीज़ राजा ने मुझे लगा कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिप्लोमेसी की ज़रूर है इस हवाले से कि 13 सितंबर को जाके वो अपना चार्ज लेंगे। हालांकि आपको पता है कुछ 2 या 4 दिन का ये एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर इलेक्शन भी हो सकते थे, 13 की बजाय वो यकम या 2 सितंबर को भी वो चार्ज संभाल सकते थे। तो ये चीज़ें तो हैं, क्वेश्चन तो इस हवाले से होता रहे। आपके में क्या वजह हो सकती है? कॉन्स्टिट्यूशनली वाइज तो इसमें कोई मुझे लगता नहीं कोई हर्डल था। देखिए इतना बड़ा हर्डल तो नहीं था, मेरे नज़दीक नहीं है। कुछ हल्के बात कर रहे हैं कि जस्टिस अजमत सईद जिनको इलेक्शन कमीशन का हेड बनाया गया है वो उनका फैसला है कि 13 को होना चाहिए, लेकिन ये जल्दी भी हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं रमीज़ राजा, क्योंकि उनको भी ऑन द स्पॉट ये एक चेयरमैनशिप दी गई है, वो भी नहीं चाहते कि जो पिछले 3 साल का जो निज़ाम चल रहा था उसका नताइज मेरे ऊपर आ जाए या उसका नज़ला मेरे ऊपर गिर जाए। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को डिले ज़रूर किया है। लेकिन जिस तरह शाहिद भाई ने पहले कहा कि रमीज़ की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगी, तो मैं भी इस बात पे एम्फसाइज करता हूँ कि रमीज़ राजा बैकडोर। लेकिन अबू बकर ये जो आप कह रहे हैं ना इन्वॉल्वमेंट, ये शायद भाई भी फरमा रहे थे, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये उस सूरत में तो मानी जाएगी जब परफॉर्मेंस अच्छी हो गई। बट अगर परफॉर्मेंस अप एंड डाउन हुई तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को कोई ऑन करेगा। बाहर पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कल शाहिद आफरीदी ने मीडिया टॉक की, बड़े स्टार हैं पाकिस्तान के, उन्होंने हिंट दिया कि PSL उनका आखिरी इवेंट होगा, लेकिन क्या उसके बाद वो क्रिकेट कहीं भी नहीं खेलेंगे, उनकी नेक्स्ट टीम क्या होगी, इस हवाले से आपको बताते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। में खुशामदेद। और कल शाहिद आफरीदी एक तकरीर में मौजूद थे, मेमन सुपर लीग की जो है वो लॉन्चिंग थी, जहां उन्होंने बहुत सारी बातें की मीडिया से, स्पेशली अपने प्लान ही बताए, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात की। पहले उनकी मीडिया टॉक आपको सुनवाते हैं, फिर आके मजीद बात करते हैं। आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद इस बार जनवरी को होना है। अबू बकर से पूछ भी लेते हैं। अबू बकर, लाहौर कराची के ही नाम अब तक जो है वो सामने आए बतौर वेन्यू, ऐसा ही है चूँकि बायोसिक्योर के चैलेंजेस हैं और फिर मैक्सिमम आप वेन्यूज़ नहीं कर सकते। गो के पिंडी स्टेडियम मेज़बानी कर चुका है और आई थिंक मेरी इत्तला के मुताबिक अरबाब नियाज़ स्टेडियम भी बाय एंड ऑफ नवंबर में भी तैयार हो चुका होगा फॉर द PSL 7। आपके पास क्या खबरें हैं? बिल्कुल, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम भी गफ़ार जी होस्ट कर चुका है मैचेस, तो लेकिन इस वक्त मुश्किलात ये हैं बायोस्कोर बबल के हवाले से हैं, और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो अभी तक यही सोच विचार में इस वक्त जारी है, और इसमें यही सोच रहे हैं कि लाहौर और कराची में ही PSL को करवाया जाए, क्योंकि बबल को मेंटेन रखना, फिर बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रैवलिंग, ये तमाम मामलात को जितना कम किया जाएगा, क्योंकि हम पिछले 2 साल में भी PSL में काफ़ी हमने, मेरा ख्याल है कि नुकसान भी उठाया है। एक 1 गो के अंदर हमने कंप्लीट भी नहीं कर पाए, बिल्कुल इसको हमने 2 पार्ट्स में मुकम्मल किया, तो ये मुश्किलात ज़रूर हैं। तो इसी को सोचते हुए क्रिकेट बोर्ड यही समझता है कि एक सेशन जो है इसका कराची में करवाया जाए और फिर जो दूसरा सेशन हो वो उसका लाहौर में करवाया जाए। तो 2 ही वेन्यूज़ इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि चाहते यही हैं सब लोग के 5 वेन्यूज़ ओपन होते अगर ये कोविड ना होता। तो ये 2022 में जो हमें PSL दिखाई देता, इसके अंदर शायद 5 वेन्यू होते, जिस तरह के आपने कहा कि अरबाब नियाज़ स्टेडियम भी नवंबर में कंप्लीट हो रहा है, तो ये भी ओपन होना था। बट अनफॉर्चुनेट है बिल्कुल कोविड की वजह से इस वक्त भी ये लगता यही है बज़ाहिर तौर पे कि लाहौर और कराची में PSL खेला जाएगा। बिल्कुल, इसके जो शेड्यूल है, इसके जो वेन्यूज़ हैं उनका ऑफिशियली अभी अनाउंस होना बाकी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनवरी का ऐलान कर चुका है, जिसकी वजह यह है कि फरवरी और मार्च में इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान का टूर करना है। लेकिन शाहिद आफरीदी ने, वो बकर चूँकि बड़े पॉपुलर हैं, लास्ट टाइम वो मुल्तान से नहीं खेले थे, हार्ट ब्रेक हुआ बहुत सारे लोगों का, उनको देखना चाहते थे, लेकिन कल उन्होंने मान लिया, बहुत ओपन और फ्रैंक मूड में थे। मैं वहाँ मौजूद था जब उन्होंने कहा कि वो अंदाज़ा हो जाता है आपको खुद अपनी बॉडी का कि अब आप कितना खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है उनका शायद जब PSL 7 का वैसे जुमला है कि मेरा आखिरी सीज़न होगा, लेकिन मुझे लग ऐसा रहा है कि शायद इसके बाद शायद ही हम उन्हें क्रिकेट में इन एक्शन देख सकें। तो PSL 7 इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और फिर तो वो लीग के लिए बड़े कहते हैं ना, बड़े फ्रैंकली उन्होंने रिक्वेस्ट भी कर दी अपने मुल्तान सुल्तान से कि भाई मैं कोयटा से खेलना चाहता हूँ। तो आई थिंक ये चेंज मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये तो अब मेरा ख्याल है कि समझ आ जाना चाहिए सबको कि वो कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। ऑब्वियसली उन्होंने आलमगीर, लेकिन वो बकर सिर्फ खेलते हुए दिखाई देंगे, कप्तानी भी करेंगे, क्योंकि शायद अफरीदी जहाँ जाते हैं वहाँ फिर एक रोल लेते हैं। दूसरा, शायद अगर ये स्टेबल टीम में जा रहे होते तो प्रॉब्लम ना होती, लेकिन यहाँ तो कोयटा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है।
सरफराज 2 साल पहले उनकी ज़िंदगी कुछ और थी, अब ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम में या बाकी मामला चल रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है, कोई कैप्टनसी चेंज? क्योंकि इस हवाले से क्रिकेट के हल्कों में बात तो हो रही है। नहीं, मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि सरफराज ही कैप्टन होंगे और शाहिद अफरीदी खुद भी नहीं चाहते कि वो किसी टीम की कैप्टनसी करें। जो लास्ट PSL उन्होंने मुल्तान की तरफ से खेला तो वो अंडर, उससे पहले शान मसूद भी खेल चुके थे वहाँ से, और उसके बाद उन्होंने रिजवान के अंडर भी खेला। बट मुझे तो कोयटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान सरफराज दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल उस तरह की अब शाहिद खान अफरीदी की फिटनेस भी नहीं है, थोड़ा हमें दिखाई भी दिया कश्मीर प्रीमियर लीग के अंदर भी, चाहे वो कप्तान थे बट बहुत ज़्यादा टाइम अपना जो है वो फील्ड से बाहर गुजारा करते थे। एक चीज़ बड़ी अच्छी हो गई अबूबकर कि उनकी मौजूदगी से तो कश्मीर प्रीमियर लीग बड़ी जो है वो एक इंस्टेंट हिट हुई, उनकी टीम जीती। फिर चूँकि वो हो चाहे रावला कोट में या शोएब मलिक थे मीरपुर में, तो बड़े नाम तो हैं, तो एक बड़ा नाम स्पेशली शाहिद अफरीदी के बगैर कभी PSL का तस्वर नहीं होता, पोस्टर बॉय होते हैं। सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हमें कोई नए स्टार भी ढूंढने चाहिए। शोएब अख्तर भी आप तक स्टार हैं, वसीम भाई भी हैं माशाल्लाह, लेकिन अब हमें ज़रूरत है कि हमें नए चेहरे मिलें, नए स्टार मिलें, क्योंकि आप शाहिद ने जैसे कह दिया आखिरी सीज़न है, तो आप कब तक एक ऐसे खिलाड़ी को, जब 20 साल से स्टार है, आप मज़ीद उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। वी नीड न्यू स्टार्स। देखें गफार, शाहिद अफरीदी जैसा स्टार तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको अगले 20 साल में भी कोई मिल पाएगा। जितने बड़े वो स्टार हैं और जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी और जितना उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, बाबर आजम ने चाहे तमाम फॉर्मेट्स में उन्होंने टॉप किया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, इस वक्त भी स्टार क्रिकेटर हैं। बट आप बाबर आजम की बात करें, यूट्यूब पे जो एक क्लिप मौजूद है, शाहरुख खान कह रहे हैं कि मैं जितना बड़ा स्टार बन जाऊं, पर मैं सब कहते हैं मैं शाहिद अफरीदी नहीं बन सकता, तो ये तो उनकी स्टार पावर है। ऐसा ही है वो, उन जैसा स्टार तो मैं शायद अभी बहुत मुस्तकबिल करीब में मुझे तो नहीं कोई दिखाई दे रहा। बट आपकी बात ठीक है, हमें स्टार्स बनाने पड़ेंगे। और कुछ बातें तो अभी ये भी हो रही हैं कि बाबर आजम जो कराची किंग्स की तरफ से खेलते थे, शायद नेक्स्ट सीज़न के अंदर किसी और टीम से खेलते हुए दिखाई दें। कराची और बाबर आजम के दरमियान भी कुछ मामला चल ज़रूर रहे हैं, बट इसकी भी फाइनल अनाउंसमेंट होना बाकी है। बिल्कुल, बाबर आजम के हवाले से हमने भी जब चेक किया तो ये पिछले PSL में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उसको सॉर्टेड आउट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कराची किंग्स भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कप्तान और वर्ल्ड T20 में बतौर कप्तान जा रहे हैं वो किसी और टीम में जाए। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की लड़ाइयाँ अंदरूनी तौर पर जा रही हैं, बजाय इसके खेलों के लिए कुछ करें, पहले इनकी अपनी लड़ाई के ऊपर जो तमाम मामला से बात करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। जनाब, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद पूरी दुनिया में और मेडल्स का जश्न मनाया जा रहा था, तो पाकिस्तान में ये बात हो रही थी कि हमें अगले ओलंपिक्स की तैयारी कैसे करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में बजाय इसके कि अगले ओलंपिक्स की तैयारी की जाए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो कि पाकिस्तान में खेलों का निगरान इदारा है, और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो कि IOC से लिंक्ड है, पाकिस्तान में ओलंपिक के मामला को सुपरवाइज करते हैं, दोनों के दरमियान इख्तलाफात शदीद जो है वो इस वक्त हो चुके हैं। ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ हो रही हैं, बल्कि बाकायदा प्रेस रिलीज आ रही हैं, और ऐसी छोटी छोटी बातों पर आ रही है कि बंदा या तो हंसले या रोले, समझ नहीं आ रहा। आपको डिटेल दिखाते हैं, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। तो वक्त क्विकली जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तब्दीली तो हो गई, लेकिन POA या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या फिर अगर हम IPC मिनिस्ट्री की बात करें तो वहाँ भी हम लोग यही बात करें कि राशिद लतीफ़ साहब ने भी ट्वीट किया था कि किसी खेलों की नुमाइंदा या किसी साबिक खिलाड़ी को इस मिनिस्ट्री के साथ होना चाहिए। ये मामला आपको लगता है कि ये सारा वेस्ट ऑफ टाइम है, इवेंचुअली इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान स्पोर्ट्स और खिलाड़ियों को होना है, किसी और को नहीं होना, ना POA को ना PSB को? इसमें तो कोई शक नहीं है, बट ये जो अब जंग शुरू हुई है, जो लड़ाई शुरू हुई है, मुझे लग रहा है कि तूल पकड़ेगी। और गवर्नमेंट भी बिल्कुल इस वक्त स्ट्रेट दिखाई दे रही है। और आपको नहीं भूलना चाहिए 2013-2014 के अंदर भी गवर्नमेंट ने कोशिश की थी POA के जो हुकाम है उनको हलाने की, बट वो नाकाम हुए थे, क्योंकि IOC के चार्टर के तहत पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो सिर्फ IOC को ही जवाबदेह है और किसी को जवाबदेह नहीं है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने अभी कही भी कि हम किसी को पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल होने नहीं देंगे। तो जब प्लेयर्स पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तो फिर वो जो रशिया इस बार हमें दिखाई दिया, उस तरह कोई विदाउट उनका मुल्क का नाम नहीं था, बट ओलंपिक रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से, ROC के नाम से वो पार्टिसिपेट किए थे। तो इसमें इवेंचुअली जो आप बात करें, नुकसान पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन का होगा। नुकसान तो देखिए वो वक्त पहले ही हो चुका है फीफा की सस्पेंशन की सूरत में। वहाँ भी हुकूमत इस मामले को अब तक समझने से कासिर है कि किस तरह आपको इंटरफेरेंस नहीं करना। कई जगहों पे इंटरफेरेंस नहीं करना होता, लेकिन वहीं पे इंटरफेरेंस हो रहा है।
और जहाँ करना चाहिए वहाँ पर बहरहाल अब क्या कह सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त तफसीली बात करने के लिए। और जाते जाते जनाब, दुनिया में मेसी के बाद अब रोनाल्डो के जो तमाम मामला है वो तय होने की बड़ी बातगश सुनाई दे रही है और मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो वापस आ गए हैं और उनके क्लब ने तस्दीक कर दी और वो बहुत खुश हैं। आप जाके रिपोर्ट देखिए। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।